हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8th क्लास ऑफ एथिक्स। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स के बारे में। हमने इंडियन थिंकर्स इससे पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले थिंकर हैं सोक्रेटिस, ठीक है। और हम इसमें खाली जो भी थिंकर्स पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड जनरली उनके जो उन्होंने जो मेजर स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सब पढ़ेंगे एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज जो इनका ओवरऑल थॉट है, जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, इन सब के पॉलिटिकल थॉट, सोसाइटी से रिलेटेड उन्होंने जो भी बोला है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि सोक्रेटिस के बारे में बताइए, उनके थॉट्स के बारे में बताइए। जनरली क्या होता है, इनकी स्टेटमेंट्स आती हैं और उससे उन स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना होता है या फिर हमें इन्हें यूज करना है। जैसे हम इनको यूज करेंगे केस स्टडीज में यूज करेंगे। हमने सपोज कोई पॉइंट रखा अपना, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम फिलोसफर्स का यूज करेंगे। जो हमारे 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें हम एज एन एग्जाम्पल या एज इनकी जो स्टेटमेंट्स है वो एज अ कोट हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोक्रेटिस के बारे में। तो ये सोक्रेटिस जो थे ये थे एक ग्रीक फिलोसोफर, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, और इनको बोला जाता है फादर ऑफ एथिक्स। ओके, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एथिक्स। अब देखते हैं इनके क्या थॉट्स थे। इनकी जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन जो इन्होंने बोली है वो बोली है, देयर इज ओनली वन गुड नॉलेज एंड वन इविल इग्नोरेंस। ओके, ओनली वन गुड नॉलेज एंड वन इविल इग्नोरेंस। मतलब इन्होंने इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, नॉलेज इज वर्च्यू, इग्नोरेंस इज वाइस। मतलब नॉलेज जो है वो एक गुण है और इग्नोरेंस जो है वो एक दोष है। ओके, मतलब आदमी को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, उसको नॉलेज अचीव करनी चाहिए और उसको कभी भी इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा नॉलेज अचीव करनी चाहिए, उसको कभी भी इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब नॉलेज अचीव कैसे किया जाएगा? तो नॉलेज अचीव करने के लिए उन्होंने एक मेथड सजेस्ट किया है, उसको बोला जाता है डायलेक्टिक मेथड। अब डायलेक्टिक मेथड क्या होता है? डायलेक्टिक मेथड होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डिस्कशन। सपोज दो पर्सन है, वो आपस में डिबेट करेंगे, उनको नहीं पता कि एक्चुअल में जो ट्रू नॉलेज है, एक्चुअल में जो सच्चाई है वो क्या है, ठीक है। तो वो इसको फाइंड आउट करेंगे, वो आपस में डिबेट करेंगे। तो सपोज की जो पहला पर्सन है उसने एक स्टेटमेंट प्रपोज की, उसको बोलेंगे थीसिस। जो सेकंड पर्सन है उसने अपनी एक एंटी थीसिस, उसने दूसरी स्टेटमेंट रखी जो उससे थोड़ा अपोजिट है, ठीक है। तो अब जब ये इनकी दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन करके ये अपनी दोनों स्टेटमेंट में इनकी जो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको रखेंगे, जो जो इन्हें लगा एक दूसरे से डिस्कशन करके जो गलत है वो ये हटा देंगे। तो उससे जो फाइनल जो बन के आएगा उसको बोला जाता है सिंथेसिस। और जो सिंथेसिस आएगा इनकी स्टेटमेंट्स का, जो जो आपस में डिबेट करेंगे, उसी से ये लोग अचीव करेंगे ट्रू नॉलेज। ओके, उसी से ये अचीव करेंगे ट्रू नॉलेज। अब देखिए इनकी जो दूसरी स्टेटमेंट है ये इन्होंने बोला है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब ये बोलते हैं कि लाइफ को ना हमेशा टाइम टू टाइम एग्जामिन करते रहना चाहिए। अगर आप उसको एग्जामिन नहीं कर रहे हो तो वो एक गलत डायरेक्शन में चली जाएगी और वो नॉट वर्थ लिविंग होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और वो लिख देंगे सोक्रेटिस ने बोला है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप इसमें अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस में इसको सोचेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आप सबसे पहला लिख दीजिए एक पर्सनल डायमेंशन में लीजिए, ठीक है। पर्सनल डायमेंशन में लिख दिए कि सपोज एक पर्सन है, पर्सनल वे में अगर देखा जाए, सपोज वो एक स्टूडेंट है, तो अगर वो टाइम टू टाइम एग्जामिन नहीं करेगा कि उसकी स्टडी कैसे चल रही है तो उसको कभी पता नहीं चल पाएगा, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही है, अगर वो टाइम टू टाइम एग्जामिन नहीं करेगा कि उसका कितने पानी में है, कितना उसने पढ़ लिया है, कितना उसका बचा हुआ है, तो वो कभी भी सक्सीड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब दूसरा डायमेंशन आप ऐसे सोच सकते हैं, आप सोसाइटी के डायमेंशन से सोचिए। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था, हमारी सोसाइटी में सती प्रथा थी, फिर उसके अगेंस्ट काफी सारे लोगों ने उसको एग्जामिन किया कि ये तो ठीक नहीं है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, तो उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की। ओके, अब पॉलिटिकल डायमेंशन में आप इसको सोचने की कोशिश कीजिए। पॉलिटिकल डायमेंशन में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसको भी टाइम टू टाइम हम एग्जामिन करते हैं और उसमें भी अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए। अब इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या लिख सकते हैं आप? इकोनॉमिक डायमेंशन में आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है, जो अपनी मीटिंग में देखती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है। अब आप एक आईआर की डायमेंशन ले लीजिए।
IR के डायमेंशन में जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है अभी, ठीक है। अब रशिया यूक्रेन वॉर में आप लिख सकते हैं कि दोनों को एग्जामिन करने की जरूरत है कि किस ये वार अब तक रुक क्यों नहीं रहा है, अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। दोनों अगर अच्छे से एग्जामिन करें तो वॉर को रोका जा सकता है। अब टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, अब टेक्नोलॉजी जो है वो उसको हमें टाइम टू टाइम एग्जामिन करना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी जो है, आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, जो उसको एग्जामिन नहीं करेगा उसका वो मतलब फेल हो जाएगा। आप इसके एग्जांपल में ये भी दे सकते हैं जैसे नोकिया का फोन आता था पहले, बट नोकिया ने क्या किया, बाद में एंड्रॉयड आया और उसने चेंजेस नहीं लेके आया, वो वैसे ही चलता रहा तो वो ब्रांड फेल हो गया, ठीक है। अब एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आप लिख सकते हैं कि जैसे UNFCCC की COP होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो एग्जामिन ही तो करती हैं कि हमारे एफर्ट्स क्या क्या चल रहे हैं, ठीक है। अगर वो एग्जामिन नहीं करेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि जो कंट्रीज जो एक्शन ले रहे हैं वो कितना एक्शन ले पा रही हैं, ठीक है। एक और आपको एग्जांपल देता हूं एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या था, यूकेलिप्टस को गवर्नमेंट ने काफी प्रमोट किया कि उससे कि वो क्या था, काफी जल्दी बढ़ जाता था और उसकी लकड़ी यूजफुल होती है, बट फिर धीरे धीरे स्टडीज हुई, उनसे पता चला कि वो ग्राउंड वाटर को भी बहुत ज्यादा डिप्लीट करता है। तो फिर ये क्या है कि ये कैसे हुआ, जब एग्जामिन किया, स्टडीज हुई, तभी तो ये सब पता चला ना। फिर अब क्या है कि अब क्या है कि अब गवर्नमेंट उसको अब फर्दर प्रमोट नहीं कर रही है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड, तो आप अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन में सोचिए, और ये जो पॉइंट्स हैं ये बनाने उतना टफ नहीं है। ये जितनी भी डायमेंशंस है ना जो मैंने आपको बताई, ये सब आप जीएस की नॉलेज से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसलिए एथिक्स में ना आप जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, आपकी जीएस की बाकी नॉलेज को भी आपको बहुत एफिशिएंटली यूज करना होगा। अब इनकी दूसरी एक और स्टेटमेंट है, नॉट लाइफ बट गुड लाइफ इज टू बी चीफली वैल्यूड। मतलब लाइफ तो हर कोई जी रहा है, बट एक अच्छी लाइफ है जिसकी वैल्यू है, ठीक है। और अच्छी लाइफ कैसे आएगी, अच्छी लाइफ देखो इन्होंने ऊपर बताया है ना कि टू फाइंड ट्रू नॉलेज, मतलब जिसके पास नॉलेज होगी ना उसी की लाइफ अच्छी होगी, ठीक है, जिसके पास नॉलेज होगी, ओके। तो नॉलेज से हम ट्रू गुड लाइफ अचीव कर सकते हैं। देखो ऊपर भी लिखा है ना, नॉलेज इज वर्च्यू। तो ये तो हमने पढ़ा सोक्रेटिस के बारे में। अब हमारे दूसरे फिलोसोफर है प्लेटो। प्लेटो जो थे ये उन्हीं के शिष्य थे, उन्हीं के डिसिपल थे ये सोक्रेटिस के। अब इनको बोला, जैसे वो थे फादर ऑफ एथिक्स, इनको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। और ये फेमस है, इन्होंने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। ये मोनार्की के सपोर्टर थे। इन्होंने थ्योरी दी है कि एक फिलोसोफर जो होना चाहिए ना, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा एजुकेशन हो, उसी को किंग होना चाहिए। ये अगेंस्ट थे डेमोक्रेसी के, ठीक है। इन्होंने एक बात भी बोली थी जो कि हम इसी से ड्राइव कर सकते हैं। देखो फिलोसोफर किंग वाली, फिलोसोफर किंग थ्योरी से ही, इट इज फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज एक रूलर है, ठीक है, तो उसको तुम लिमिट मत करो, जैसे कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट मत करो, क्योंकि इन्होंने तो फिलोसोफर किंग बोला था। इनके अकॉर्डिंग फिलोसोफर किंग एक ऐसा है जो कोई गलती करेगा ही नहीं, बट ऐसा एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए, बट मैं यह स्टेटमेंट आपको पढ़ा क्यों रहा हूं, ये स्टेटमेंट ना काफी जगह यूज होती है। जैसे कि ना कई बार हमारा क्वेश्चन आता है, केस स्टडी में ये बात आ जाती है कि लॉ तो कुछ और कह रहा है ना। ये कई बार लॉ वर्सेस एथिक्स का डिबेट होता है, लॉ वर्सेस एथिक्स का डिबेट होता है। कई बार क्या होता है ना, लॉ जो होता है वो हमारा आउटडेटेड हो जाता है, या फिर क्या होता है कई बार लॉ होता ही नहीं है किसी चीज पे, मतलब अनक्लियर होता है, लॉ कुछ बोलता ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो सिविल सर्वेंट होता है ना, जो सिविल सर्वेंट होता है उसकी ड्यूटी होती है डिसीजन लेना। तो वो डिसीजन, अगर वो यही सोचने लग जाए कि लॉ तो इस बात पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, या लॉ इस बात पे क्लियर नहीं है, तो क्या करेगा वो डिसीजन ही नहीं लेगा। लेकिन एक्चुअल में उसको तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, तभी मतलब अगर किसी सिचुएशन में फंस गया है तो डिसीजन तो उसको लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये स्टेटमेंट आप वहां पे यूज कर सकते हैं कि इट इज फुलिश। आप बोलो कि ठीक है, अगर लॉ नहीं है तो सिविल सर्वेंट अपनी डिस्क्रिशन से एक डिसीजन ले जो कि सोसाइटी के वेलफेयर में हो। ये केस स्टडी वगैरह में आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्लेटो हैज आल्सो सेड दैट इट इज फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन। तो ये स्टेटमेंट काफी काम की है, काफी जगह काम आती है, इसीलिए मैंने इनकी स्टेटमेंट लिखी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिलोसोफर पे, ये है एरिस्टोटल। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, ठीक है, बट हम पढ़ेंगे इनके एथिक्स से रिलेटेड इन्होंने जो बोला है। अब इनकी सबसे पहली स्टेटमेंट है, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है।
अब एक पहले हमने टॉपिक पढ़ा है सोशलाइजेशन का, कि फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, जिनका इफेक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन के ऊपर उनके सोशलाइजेशन में। तो वहां भी हम ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि एरिस्टोटल हैज सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। मतलब उसकी जो सराउंडिंग्स होंगी, उसका जो फ्रेंड सर्कल होगा, उसका जो स्कूल होगा, उसके जो टीचर्स होंगे, उसके जो नेबर्स होंगे जिनके साथ वो खेलता है, ठीक है, सबका उस पर असर पड़ेगा। तो और मैन ना कभी अकेला भी नहीं रह सकता है, वो हमेशा सोसाइटी में रहना ही पसंद करता है, ठीक है। इनका दूसरा जो काफी जगह आप यूज कर सकते हो वो है मिडिल पाथ, ठीक है। मिडिल पाथ, जैसे हमने पढ़ा था ना बुद्धा का मध्यम मार्ग, ये बिल्कुल सेम ही है उसकी तरह, ये भी मिडिल पाथ की बात करते हैं, ठीक है। जैसे प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने तो एक एक्सट्रीम चीज दी, उन्होंने बोला थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, उन्होंने बोला फिलोसोफर किंग होना चाहिए जो रूल बनाए। लेकिन ये मिडिल पाथ की बात करते हैं जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी। तो ये बोलते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ये फिलोसोफर किंग की बात नहीं करते, ये बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। मतलब इन्होंने दिया कि रूल ऑफ लॉ हो, और इन्होंने जो गवर्नमेंट बोली कि जिस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसको ये पॉलिटी बोलते हैं, जो एक तरीके से डेमोक्रेसी है, बट इसमें सब लोग वोट नहीं डालते, इसमें कुछ ही लोग इन्होंने वोट डालते हैं इसमें, ठीक है। वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, बट आप बस इतना याद रखो कि ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ना कि रूल ऑफ 1%, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इनकी एक स्टेटमेंट है, ये काफी जगह यूज होती है केस स्टडीज में भी। इन्होंने बोला रेमेडी शुड नॉट बी वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ, ठीक है। अब ये इन्होंने क्यों बोला, जैसे प्लेटो क्या बात कर रहे थे, मोनार्की की बात कर रहे थे, फिलोसोफर किंग की बात कर रहे थे, बट इन्होंने बोला कि इन्होंने उसकी लिमिटेशंस दी। इन्होंने बोला कि सपोज फिलोसोफर किंग है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हो सकता है जरूरी नहीं है वो हर बार सही से काम करे, तो उसको लिमिट करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन से उसको लिमिट करने की जरूरत है, लॉज को ऊपर रखने की जरूरत है किसी भी पर्सन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि लॉ को उन्होंने बोला कि वो एक कलेक्टिव विजडम है, ठीक है। इन्होंने बोला लॉज जो है वो कलेक्टिव विजडम है, क्योंकि बहुत सारी पिछली का हो सकता है काफी सारी पीढ़ियों ने मिलके वो लॉज बनाए हैं, ठीक है। जैसे सपोज कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एक आदमी ने थोड़ी बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने सारे लोग थे, उन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि लॉज को ऊपर रखना चाहिए। अब इसमें ये स्टेटमेंट जो है रेमेडी शुड नॉट बी वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ। तो कई बार क्या होता है केस स्टडी में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों में आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। मतलब आप कोई भी एक्सट्रीम सॉल्यूशन, अगर जहां पे आप एक्सट्रीम सॉल्यूशन नहीं देना चाहते, ठीक है, एक्सट्रीम सॉल्यूशन नहीं देना चाहते, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि अगर ये एक्सट्रीम सॉल्यूशन हमने दे दिया तो इससे क्या होगा जो हमारी सिचुएशन और वर्स हो सकती है, ठीक है, इससे हमारी सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो सकती है। तो उस केस से हमें नहीं जाना है, तो हम उसमें लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ एक्सट्रीम सॉल्यूशन कैन मेक द सिचुएशन वर्स, एंड एरिस्टोटल हैज आल्सो सेड दैट रेमेडी शुड नॉट बी वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ, ठीक है। तो मैं ये जितनी आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं ना, ये हर सारी स्टेटमेंट एग्जाम में यूज होंगी, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो यूज नहीं हो सकती है। अब देखिए, अब हमारे अगले फिलोसोफर हैं मैकियावेली, ये थे इटली के, और इन्होंने जो इनका जो मेजर जो इन्होंने बोला था एथिक्स और पॉलिटिक्स को आपस में सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। और ये चाहते थे कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन से अलग रहे, ठीक है, उसके ऊपर रिलीजन का इन्फ्लुएंस ना हो। ये इटली में थे और उस समय क्या था, चर्च का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो ये चाहते थे कि पॉलिटिक्स जो है वो सेपरेट ही रहे रिलीजन से, ठीक है। अब मैकियावेली की बुक है द प्रिंस, तो इसमें ये बात करते हैं स्टेट क्राफ्ट की, जैसे कौटिल्य बात करते हैं ना अपनी बुक अर्थशास्त्र में स्टेट क्राफ्ट की, वैसे ही मैकियावेली भी बात करते हैं स्टेट क्राफ्ट की। तो मैकियावेली सपोर्ट करते हैं मोनार्की को, ये बोलते हैं प्रिंस शुड रूल विद आयरन हैंड्स, मतलब प्रिंस को काफी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वहां के, है ना, इसको स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए ताकि वो सब लॉज को फॉलो करें। और इन्होंने बोला है किंग शुड बी मोर फियर्ड देन लव्ड, मतलब जो किंग होता है ना उससे लोगों के अंदर एक फियर होना चाहिए, क्योंकि इनका मानना यह था कि अगर लोगों के अंदर फियर होगा ना पनिशमेंट का, तभी वो लॉज को फॉलो करेंगे, अदरवाइज वो लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। और इन्होंने बोला किंग्स ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब उनको किंग की ड्यूटी है उसको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। किंग शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड एन इफेक्टिव लीडर, ओके। अब देखिए इनकी जो थ्योरी है उसका रिलेवेंस क्या है, इनकी थ्योरी का रेलेवेंस है सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स। मतलब ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ना वो एक अलग चीज है और एथिक्स जो है एक अलग चीज है। ये बोलते हैं पॉलिटिक्स में ना एंड जस्टिफाई मीन्स इन पॉलिटिक्स, मतलब अगर हम पॉलिटिक्स में हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े जिससे हो सकता है
कुछ लोगों का लॉस हो रहा हो, या फिर जो जिसके मीन्स गलत हों बट उसके एंड अच्छे हों, तो इनको ये इनका मानना है कि वो डिसीजन ले लेने चाहिए, हमें एंड्स को देखना चाहिए। ये हमने पढ़ा था पहले, ये कौन सी अप्रोच थी, ये थी टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। तो इनकी अप्रोच भी कुछ कुछ टेलियोलॉजी, ठीक है, इनकी अप्रोच भी कुछ कुछ वैसी ही है, और इसको बोला जाता है पॉलिटिकल रियलिज्म, ठीक है, पॉलिटिकल रियलिज्म। ये सेम चीज कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखी हुई है कि एंड जस्टिफाई मींस, वो किस चीज की बात करते हैं, वो बात करते हैं आप साम दाम दंड भेद, ओके, साम दाम दंड भेद, ठीक है। उनकी बुक अर्थशास्त्र में भी साम दाम दंड भेद लिखा हुआ है, जो कि सिमिलर टू पॉलिटिकल रियलिज्म है। और इसका अगला रिलेवेंस है इंडिया विच इज कंसिडर्ड ए सॉफ्ट स्टेट कैन लर्न फ्रॉम मैकियावेली। ओके, मैकियावेली ने क्या बोला है, मैकियावेली ने बोला है रूल विद आयरन हैंड्स, मैकियावेली ने बोला है रूल विद आयरन हैंड्स। तो देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया को एक सॉफ्ट स्टेट माना जाता है। ये एक स्कॉलर हैं गुन्नार मैड्रल, जिनकी बुक है एशियन ड्रामा, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो सॉफ्ट स्टेट है, मतलब इंडिया में लॉ तो बनते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता, उनका इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि इंडिया में लॉज तो हैं कि ट्रैफिक लाइट वॉलेट करने पे इतना सारा फाइन लगेगा, बट जनरली क्या होता है बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जैसे सपोज ट्रैफिक लॉज तो स्ट्रिक्ट हैं बट सबका तो चालान नहीं होता ना, बहुत सारे चालान से बच जाते हैं, या फिर बहुत सारे करप्शन कर लेते हैं, पुलिस को पैसा दे देते हैं, ब्राइबरी दे देते हैं, तो इसमें बोला जाता है इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। तो अगर मैकियावेली को हम फॉलो करें, मैकियावेली बोलते हैं रूल विद आयरन हैंड्स, ओके, तो मैकियावेली के हिसाब से बहुत कठोर सजा देनी चाहिए जो लोग लॉज को वायलेट कर रहे हैं, तो इससे इंडिया को सीखना चाहिए। तो बट हावेवर अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इसका थोड़ा लेस रिलेवेंस है मॉडर्न टाइम्स में। क्यों? क्योंकि आजकल के मॉडर्न टाइम्स में ना हम रूल विद आयरन हैंड्स की बात नहीं करते, आजकल के मॉडर्न टाइम्स में हम बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज की, हम बात करते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स की, हम बात करते हैं जस्टिस की, हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। तो जब ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करते हैं ना, तो हम उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज की बात नहीं कर सकते, हम ये बात नहीं कर सकते कि रूलर को बहुत कठोर से कठोर पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। और आजकल हम बात कर रहे हैं कंपैशनेट ब्यूरोक्रेसी, ओके, कंपैशनेट ब्यूरोक्रेसी, कंपैशन फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो बहुत इनकी जो थ्योरी है थोड़ी थोड़ी आज के प्रेजेंट टाइम में थोड़ी कम रेलेवेंट है, रेलेवेंट तो है बट थोड़ी कम हो गई है इसकी रेलेवेंस, ओके। अब हमारे नेक्स्ट फिलोसोफर हैं जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक की जो फिलोसफी है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो फिलोसोफर्स होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब सपोज कीजिए सारे लोग मिलके आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, कि हम इसको स्टेट बना रहे हैं और हम स्टेट के पास ये पावर्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, और हमारे ये राइट्स रहेंगे, और जो स्टेट जो है इसकी ये ड्यूटीज रहेंगी, या फिर इसकी ये पावर्स रहेंगी, ठीक है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फिलोसोफर हैं। लॉक से अलग जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जनरली फिलोसोफर हैं वो हैं, एक है हॉब्स, एक है लॉक और एक है रूसो। ये तीन फिलोसोफर हैं, तो लॉक से अलग हुए हॉब्स और रूसो, ठीक है। अब इन्होंने बात की है लिमिटेड स्टेट की। ये मतलब लिमिटेड स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जो कि लिमिटेड हो बाय लॉज, ठीक है, लॉज के हिसाब से वो काम करे, ऐसा नहीं अनलिमिटेड स्टेट हो। इनसे पहले हॉब्स हैं, हॉब्स ने बात की थी, एब्सोल्यूट पावर्स दी थी हॉब्स ने, बट लॉक जो है वो लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया को ही देख लीजिए आप, ठीक है, इंडिया में जो हमारा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये जो हमारी पार्लियामेंट है, तो वो लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हें चलना होगा, वो ऐसा नहीं कर सकते आर्बिट्री मैनर में कुछ भी बना लें, ठीक है, लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने पढ़ा केशव नंद भारती केस में क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती कि अपने हिसाब से कोई भी लॉ बना दे, उसको बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सेम चीज है लिमिटेड स्टेट में, जो बात बोली है जॉन लॉक ने, ठीक है। अब जॉन लॉक बात करते हैं नेचुरल राइट्स की, मतलब ये नेचुरल राइट्स का मतलब है कि वो राइट्स जो हमें लगे कि ये तो हमें नेचर से ही मिले हुए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्या है, एक नेचुरल राइट है, मतलब ये जीने का अधिकार तो सबको दिया है ना नेचर ने। लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी का राइट सबको दिया है नेचर ने। प्रॉपर्टी, ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी भी एक नेचुरल राइट है, मतलब जैसे सपोज करो आप कोई प्रॉपर्टी जमा कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो, आप मेहनत से कर रहे हो ना अपनी। अगर आपने मेहनत की सुबह से शाम तक, ठीक है, साल भर तक आपने मेहनत की, आपने कुछ पैसा बचाया, तो आप उससे अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो अपनी मेहनत से, तो वो तो आपकी हुई ना, किसी दूसरे को तो हक नहीं है जब तक आपने एक राइटफुल मीन से वो प्रॉपर्टी एक्वायर की है।
तो ये है नेचुरल राइट्स, ये नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। और इनका एक और इन्होंने जो बात बोली है ये है नो लॉ नो लिबर्टी, मतलब ये ऐसा मानते हैं कि जो लॉज है ना ये बहुत जरूरी है आदमी की लिबर्टी के लिए, ठीक है। ये जनरली लिबर्टी में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। ये बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की। पॉजिटिव लिबर्टी में माना जाता है कि जब लॉज होंगे तभी लोग अपनी लिबर्टी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कोई कंट्री है जिसमें कोई क्रिमिनल लॉज ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो पावरफुल पर्सन होगा वो दूसरे को मारेगा, मार काट करके उसकी प्रॉपर्टी हथिया लेगा। तो मतलब जब तक लॉज नहीं होंगे तब तक पर्सन की लिबर्टी नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। ओके, अब हमारे अगले फिलोसोफर हैं सेंट थॉमस एक्विनास, ठीक है, सेंट थॉमस एक्विनास। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, सेंट थॉमस एक्विनास। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बात की है नेचुरल लॉ की, ठीक है, इन्होंने बात की है नेचुरल लॉ की। इनके हिसाब से नेचुरल लॉ क्या है, इन्होंने बोला कि ये सेट ऑफ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन रीजन, ठीक है, और ये होना चाहिए गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। मतलब इन्होंने माना कि नेचुरल लॉ वो है कि जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो हम अपने रीजन से, मतलब हम अपने, जैसे सपोज हम लोग हैं, हम लोग अपने दिमाग से सोचें कि क्या क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सल होंगे, मतलब जिनको हर आदमी फॉलो करेगा। तो इन्हीं को तो हम एथिकल प्रिंसिपल्स बोलते हैं ना, वो एथिकल भी तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ही हैं। तो वही इन्होंने, उसी को इन्होंने नेचुरल लॉ बोला है, और इन्होंने बोला है कि ये गाइड होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर के लिए। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो नेचुरल लॉ से गाइड होना चाहिए। अब इन्होंने बोला ह्यूमन स्ट्राइव्स फॉर डूइंग गुड अवॉइडिंग इवल। ओके, ये नेचुरल लॉ भी यही कहता है कि हम ह्यूमन जो है वो अच्छा करना चाहता है, इवल को अवॉइड करना चाहता है, ठीक है। इसी बेसिस पे यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स ड्राइव हुए हैं, वो जब आदमी अपने ह्यूमन रीजन से सोचता है, ठीक है। अब इन्होंने भी बात की है सेपरेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम रिलीजन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम रिलीजन। मैकियावेली ने भी बोला था, मैकियावेली ने बोला था सेपरेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है, और वो भी रिलीजन को उन्होंने भी सेपरेट करने की बात की थी। ये भी सेम ही बात बोलते हैं, ये बोलते हैं रेस्पेक्ट टू डिग्निटी, इक्विटी, इक्वालिटी, नॉन हार्मफुलनेस, कंपैशन, स्पीकिंग ट्रुथ एटसेट्रा। ओके, तो ये हमने पढ़ा थॉमस एक्विनास के बारे में। अब हमारे अगले फिलोसोफर हैं सिगमंड फ्रूड, ठीक है। ये जो फिलोसोफर हैं साइकोलॉजी में इनको काफी पढ़ते हैं, ठीक है, बट हम इनका खाली एक ही कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में यूजफुल हो सकता है, ठीक है। ये कंसेप्ट देखिए, ये कंसेप्ट कई जगह एग्जाम्पल्स में यूज हो सकता है, कई जगह हम इसको कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन होता है ना उसके अंदर दो चीजें होती हैं, उसके अंदर एक होता है इद और एक होता है सुपर ईगो, ठीक है। इद जो है वो एक इरेशनल चीज होती है, सुपर ईगो जो है वो आइडियल चीज होती है। अब इसको समझते हैं कैसे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि आप सुबह उठ के, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सुबह उठ के पढ़ने बैठे, आपने सोचा कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूं आज, ठीक है। तो 10 घंटे जो है ये आपका एक आइडियल प्लान है, ठीक है, ये आपका एक आइडियल प्लान है, तो इसे बोलेंगे सुपर ईगो। मतलब आपका जो अंदर का मन है वो एक, आपने सुना होगा ना कि एक अंदर का मन पॉजिटिव बात बोलता है और दूसरा मन नेगेटिव बात बोलता है। तो जब आप पढ़ने बैठे तो एक मन ने आपको कहा कि आज तो 10 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपकी सुपर ईगो है, वो आपको आइडियल चीजें बता रही है, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ी सी देर पढ़ाई की, फिर आपका एक दूसरा मन है वो आपको बोला है कि कल तो 10 घंटे पढ़ा ही था, है ना, कल तो 10 घंटे पढ़ा ही था, आज एक काम करते हैं, आज ना मूवी वगैरह देख लेते हैं, या फिर आज घूमने चले जाते हैं, या फिर आज फोन पे रील्स देख लेते हैं, या फिर दोस्तों के साथ चले जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कल तो तूने पढ़ा ही था, आज तू पढ़ाई मत कर, ठीक है, आज तू पढ़ाई मत कर और रेस्ट ले ले, कल देखेंगे, कल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका इद है, ठीक है, ये जो है ये आपका इद है। इद आपको हमेशा इरेशनल चीजें बताएगा, इद आपको हमेशा गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा, और आपका सुपर ईगो जो है वो आपको आइडियल डायरेक्शन में लेके जाएगा। सुपर ईगो तो आपसे बोल ही रहा है कि भाई दिन के 10 घंटे पढ़ वरना तेरा एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए उस केस में आदमी क्या करेगा, वो सोचेगा कि यार एक काम करते हैं, 10 घंटे की बजाय एक काम करते हैं, हम ना 5 घंटे पढ़ लेते हैं, ठीक है, हम 5 घंटे पढ़ लेते हैं और 5 घंटे थोड़ा सा घूम के भी आ जाते हैं दोस्तों के साथ, है ना, थोड़ी सी मूवी वगैरह भी देख लेते हैं और घूम के भी आ जाएंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो ये जो है ये ईगो है, इसको बोलते हैं ईगो, ठीक है। ईगो जो है एक तरीके से मिडिल पाथ हो गया वो इद का और सुपर ईगो का, ठीक है। तो ये सुपर ईगो जो है वो आइडियल हो गई, इद जो है वो इरेशनल हो गई, जो बिल्कुल नेगेटिव चीजें बता रही है आपको, लेकिन ईगो जो है वो रैशनल है। ईगो ने मतलब ये भी दे, इसमें क्या किया आपने, घूम फिर भी लिए और आपने पढ़ाई भी कर ली, दोनों चीज कर ली, मतलब
तो आदमी कैसा होता है, आदमी को किस तरफ जाना चाहिए, उसको सुपर ईगो की तरफ जाना चाहिए, बट वो जहां पे सेटल होता है, जो उसका सेटलमेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसको बोलते हैं ईगो। ठीक है, ईगो इज द बैलेंस बिटवीन इद एंड सुपर ईगो। ओके, ईगो इज द बैलेंस बिटवीन इद एंड सुपर ईगो। तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। अब ये कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कहीं कहीं लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे सपोज कीजिए करेज पे क्वेश्चन आया, या सपोज के इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आया, तो हम लिख सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इंटीग्रिटी जो है आदमी के अंदर, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी, वो सुपर ईगो है, तो इस वजह से वो सही है, और डिसऑनेस्टी ये इद है, ये खराब है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये सुपर ईगो है, ये ईद है, तो इसको लिख सकते हैं हम। या फिर हम कहीं ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कहीं केस स्टडी आया, केस स्टडी में दो एक्सट्रीम चीजें हैं। ठीक है, दो एक्सट्रीम चीजें आ गई, लेकिन आपने उसमें मिडल पाथ आपने निकाल के दे दिया। तो आप कहीं देखो, आपने पहले पढ़ा था, हम ये भी लिख सकते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, बुद्धा का मध्यम मार्ग है ना, उसके हिसाब से जस्टिफाइड है। आप ये लिख सकते हो कि एरिस्टोटल का मिडिल पाथ है, उसके हिसाब से ये पाथ जस्टिफाइड है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से ईगो है, जो कि बैलेंस बिटवीन इद एंड सुपर ईगो है। ठीक है, तो तीन चीजें आप लिख सकते हो, ये तीन चीजें कुछ कुछ सिमिलर टाइप की हैं। ओके, अब देखिए, अब अगले हमारे फिलोसोफर हैं जेम्स मेडिसन, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये यूएस के। अब इन्होंने एक बात बोली है, हम बस उतना देख लेंगे, ये हमें काफी जगह काम आ सकती है। तो इन्होंने क्या बात बोली है, इन्होंने बोली है, इफ मैन वर एंजल्स नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी। ठीक है, अगर मैन एंजल होते तो किसी गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं थी। इफ एंजल्स वर टू गवर्न मैन नीदर एक्सटर्नल नॉर इंटरनल कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी। मतलब अगर आदमी को गवर्न करने के लिए एंजल होते, तब भी एंजल्स के ऊपर हमें कोई कंट्रोल रखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बट इन फ्रेमिंग अ गवर्नमेंट विच इज टू बी administered by men over men, the great difficulty lies in this. You must first enable the government to control the governed and the next place oblige it to control itself. मतलब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जैसे आदमी है ना, अगर आदमी एंजल होते तो क्या होता, वो सब लोग ऑनेस्ट होते, सब लोग अच्छे अच्छे होते, तो गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं थी। चलो ठीक है, दूसरे केस में मान लो आदमी है लेकिन रूल करने वाले एंजल हैं, तो एंजल तो अच्छे से ही रूल करेंगे, तो उनके लिए भी किसी एक्सटर्नल कंट्रोल वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में, हमें रूल भी आदमी ही कर रहा है। ठीक है, रूल भी आदमी ही कर रहा है, और जिनके ऊपर रूल कर रहा है वो भी आदमी है। ठीक है, रूल भी इंसान ही कर रहा है इंसानों के ऊपर। तो इस केस में बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। ठीक है, कि एक तो हमें जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करना है गवर्नड को, और ठीक है, कंट्रोल किसे करना है, जो गवर्नड है, गवर्न कौन है, वो भी इंसान ही है। ठीक है, उनको अच्छे से करना है। और दूसरा टास्क क्या है, दूसरा टास्क है कि उसको खुद को भी तो देखना है। मतलब जब आदमी है तो आदमी की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो करप्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल लगाना है। तो इन्होंने ये बात की है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन है स्टेट को मैनेज करना। ठीक है, अब देखिए अगला हम पढ़ेंगे स्टीफन हॉकिंस के बारे में। ठीक है, इनको भी हम काफी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, इनके हम स्टेटमेंट देख लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे। इन्होंने बोला, हाउएवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट। ठीक है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है इनकी डिटर्मिनेशन फॉर सक्सेस। ये बोलते हैं कि जिंदगी कितनी भी कठिन हो, हमेशा एक ना एक रास्ता होता ही है जिसमें आप सफलता हासिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये क्या थे, ये फिजिकली डिसेबल्ड थे, बट तभी भी इतने बड़े साइंटिस्ट बने ना। इन्होंने हार थोड़ी ना मानी, इन्होंने देखा कि ठीक है, आप किसी मतलब आप कोई दूसरी चीज अगर नहीं कर सकते तो बैठ के अपने दिमाग वाला काम कीजिए। ठीक है, बैठे बैठे दिमाग लगाते रहे और बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने बोली, वर्क्स गिव यू मीनिंग एंड पर्पस एंड लाइफ इज एम्प्टी विदाउट इट। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी आदमी ना जिसके पास अगर कोई काम नहीं है तो उसकी ये लाइफ ये समझ लो खाली है उसकी। आदमी को काम हमेशा जरूरी है। ठीक है, आदमी को काम हमेशा जरूरी है, क्योंकि वो ही उसकी लाइफ में पर्पस देता है। ठीक है, वही उसकी लाइफ में पर्पस देता है। आपने ये सुना भी होगा कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। ठीक है, उसमें हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, इसलिए आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगे रहना चाहिए, उसी से उसकी लाइफ में कोई पर्पस है। ओके, अब अगले फिलोसोफर हैं, ये इनको वेस्टर्न फिलोसोफर तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा। ठीक है, अब इनका जो मेन कंसेप्ट है ये बोलते हैं सेकुलर एथिक्स। ठीक है, सेकुलर एथिक्स। अब सेकुलर एथिक्स क्या चीज है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब सेकुलर एथिक्स जो है वो कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन है। ठीक है, ये बात करते हैं सेकुलर एथिक्स की। और सेकुलर एथिक्स क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रेस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स
बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, ऑल कम्युनिटीज, ऑल कल्चर्स एंड ऑल रिलीजन। मतलब सेकुलर एथिक्स के प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स की चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी नेशनैलिटी हो, सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। और ये जो सेकुलर एथिक्स है ना, ये बेस्ड है कॉमन सेंस के ऊपर, कॉमन एक्सपीरियंस के ऊपर और साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर। मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी ब्लाइंड फेथ के ऊपर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए रिलीजन में क्या होता है कि कहीं जगह ब्लाइंड फेथ हो जाता है, ठीक है। बट सेकुलर एथिक्स ऐसे नहीं है, वो ब्लाइंड फेथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर, ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर। सो फाउंडेशन ऑफ सेकुलर एथिक्स इज लेड बाय कंपैशन एंड कॉमन ह्यूमैनिटी, ठीक है, कॉमन ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड है और कंपैशन के ऊपर बेस्ड है। कैसे? किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, ठीक है, कंपैशन है, ठीक है, कंपैशन इनका एक मेजर प्रिंसिपल है सेकुलर एथिक्स का। सो गाइज, अभी हमने ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स ऑलमोस्ट खत्म कर लिए हैं, इंडियन फिलोसोफर्स हमने पिछली क्लास में खत्म कर लिए हैं। सो ये वाली क्लास हमारी खत्म होती है। सो थैंक यू ऑल।